अर्पिता एक मामूली सी नौकरानी थी जो घर घर में काम करती थी। एक दिन ध्रुव अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है जहां उसे काम करती हुई अर्पिता पसंद आ जाती है। तब अर्पिता से अनजाने में कुछ बर्तन टूट जाते हैं जिसके लिए नंदिनी उसे काम से निकाल देती है। तब ध्रुव उसका सहारा बन कुछ दिनों में उससे शादी की बात करता है। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं गरीब नौकरानी हूँ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और आप इतने बड़े खानदान के अच्छे अमीर लड़के हैं। आपको कोई भी मिल जाएगी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। तुमने ठीक बोला अर्पिता, मुझे कोई भी मिल जाएगा लेकिन मुझे तुम जैसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं सच में तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियाँ दूंगा और मुझसे शादी करने के बाद कोई तुम्हारी मेरी फ्रेंड की तरह बेइज्जती नहीं कर पाएगा। और हाँ, साहब मत बोलना दोबारा मुझे। मैं तुम्हारा ध्रुव हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही अर्पिता की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह उसे गले लगा लेती है। फिर ध्रुव अपने घर में अर्पिता से शादी की बात बताता है। घर वाले अच्छे होते हैं तो वह मान जाते हैं और अर्पिता को अपने घर की बहू बनाकर उसे ले आते हैं, अपनी पलकों पर रखते हैं। यहाँ तक कि उसकी पहली रसोई में भी नौकर से खाना बनवाते हैं। माँ जी, पहली रसोई में तो मुझे खाना बनाना था, आपने घर के नौकर से क्यों खाना बनवा दिया? अरे बहू, हम तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहते। जब मेरी दोनों बहू काम नहीं करती तो तुम क्यों करोगी? तुम इस खाने पर बस अपना हाथ लगा दो, इसी से ही शगुन हो जाएगा। मेरी माँ जी, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आप सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊं। ठीक है बहू, शाम को बना देना। ओहो, मुझसे सारा हलवा गिर गया। ये सुनते ही अर्पिता पोछा लगाकर वहां पोछा लगाने लगती है। अरे भाभी, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, हमारे घर की साफ सफाई नौकर चाकर करते हैं और जब इस घर में 4 नौकर हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम मत करो। भीमा, सुमन, धनिया, बिरजू, अरे इस जगह को कोई साफ करो। आई मालकिन, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ। हाँ, और मैंने बोला तो है बहू कि तू नहीं करेगी अब कोई भी काम। वही तो माँ जी और देवरानी जी, आपने कपड़े कैसे पहने? लग ही नहीं रहा है कि तुम इस घर की बहू हो। हमें देखो, हमारे कपड़े और गहने कैसे। तुम्हें भी ऐसे ही रहना है? जी दीदी। वैसे भाभी, आपके हाथ का खाना बहुत टेस्टी है और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुमन काकी, मेरा लंच पैक करके कार में रखवा दीजिए। जी छोटे बाबा, हो जाएगा। ओह नो, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है लेकिन मेरे शूज पॉलिश नहीं हुए। बिरजू, जरा मेरे जूते साफ कर दो। जी अनिकेत भैया, अभी करता हूँ। घर के नौकर काम करने लगते हैं, वहीं सब खाना खाते हैं। तब जूता साफ करते हुए बिरजू, पूरी जिंदगी यहाँ पर गुलामी करने में निकल गई, अब जूते साफ करने का बिल्कुल मन नहीं करता। धनिया, तुमने देखा ये जो घर में नई बहू आई है, नौकरानी जैसी लगती है। लगी नहीं रहा कि इस घर की बहू है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ऐसी इसीलिए लगती है क्योंकि ये नौकरानी है। जहाँ मैं 1-2 बार सेठ के घर काम करने गई हूँ ना, वहाँ पर मैंने इसको काम करते हुए देखा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ध्रुव बाबा ने इस नौकरानी में ऐसा क्या देख लिया कि इसे घर की बहू बना दिया। अब जो भी हो, अगर नौकरानी है तो हम इससे वो करवाएंगे जो इसने सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी शातिर दिमाग को समझ गया हूँ सुमन, और वैसे भी मुझे ये बहुत भोली लगती है, हमारी बातों में आ ही जाएगी। वो तो है ही। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर वाले अर्पिता से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसको कभी अपने साथ बाहर घुमाने ले जाते, कभी शाम के समय बैडमिंटन खेलते तो कभी रात में अंताक्षरी खेलते हैं। लेकिन आसपास के पड़ोसी और घर के नौकर जान जाते हैं कि वो पहले नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए उसके बारे में बात बनाने लगते हैं। एक दिन बिरजू बाहर से सब्जी लेकर घर में जा रहा था कि पड़ोसन रोकती है। अरे सच में क्या बिरजू, इस घर की बहू नौकरानी है? फिर तो तुम पर हुक्म चलाती होगी। हाँ मालिक, कहते हैं तो करना पड़ता है। अब बताओ भला, एक टुच्ची सी नौकरानी तुम 4 लोगों पर, इस घर पर राज कर रही है, तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई। बिरजू को गुस्सा आता है और वो घर में चला जाता है। तभी अर्पिता, अरे बिरजू भैया, माँ जी ने बोला है आप उनके पैर दबा दीजिए और धनिया आप गार्डन में पानी डाल दीजिए, और भीमा काका, सुमन काकी, आप दोनों शाम के खाने की तैयारी कर लीजिए। आता हूँ मेम साहब, आप जाइए। क्या हुआ बिरजू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इसलिए क्योंकि ये 2 कौड़ी की नौकरानी अब हमें काम बताएगी, इसको तो अब हम बताएंगे। तब बिरजू मीनाक्षी के पैर दबाकर आ जाता है। अगले दिन घर के सभी लोग किसी काम से बाहर गए होते हैं। तब अर्पिता नौकरों को कोई काम बोलती है। तब धनिया उसका हाथ मोड़ देती है। आह धनिया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो।
ए चिल्ला मत, अगर तूने किसी से कुछ भी कहा तो हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। और तेरे सास ससुर तुझे जो इतना सब प्यार करते हैं उन सब के खाने में जहर मिला देंगे, इसलिए जैसा बोलते हैं वैसा कर, समझी? जा मेरे माँ जी पापा जी के पैर दबा और उसके बाद मेरे पति के लिए ठंडा शरबत और मेरे लिए आम पन्ना बना। तो जैसी नौकरानी की हम क्यों सुने? पूरी दुनिया को पता है कि तू नौकरानी है जो इस घर में शादी करके आ गई है। मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं करती हूँ काम, मेरे ससुराल वालों को कुछ मत करना। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तब अर्पिता रोते रोते नौकर के सास ससुर के पैर दबाती और धनिया बिरजू को भी शरबत बनाकर पिलाती है। शरबत बनाकर कहाँ जा रही हो? अभी कपड़े धोना बाकी और उसके बाद कमरों की सफाई करनी है, बर्तन साफ करने। कौन करेगा? ये भी करो। और जब तुम्हारे घर वाले आ जाए उनके सामने भी ऐसे ही करना, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। हाँ, हम थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे, वरना जानती हो ना जहर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं सारा काम करूंगी। बेचारी अर्पिता नौकरों के होने के बावजूद भी घर का सारा काम करती है और नौकर बैठकर चिल मारते, ताश के पत्ते खेलते हैं। तभी घर वाले आ जाते, तब भी अर्पिता किसी को कुछ नहीं कहती। जेठानी अपने पास बिठाती है, लेकिन वो, दीदी मैं थक गई हूँ आपके साथ, ये साड़ी फिर कभी देख लूंगी, अभी मुझे जाना होगा। अर्पिता बहाना मारकर छत पर जाकर नौकरों के दिए हुए सारे कपड़े धोती है और वो धूप में बैठे रहते हैं। उसके बाद वो घर का सारा काम खुद करती है और जब बर्तन साफ करते हुए सास उसे देख लेती है। अरे बहू, मैंने बोला था ना तुम काम नहीं करोगी, तो क्यों कर रही हो? सुमन, भीमा, धनिया, ये बर्तन का काम आपको करना चाहिए, मेरी बहू क्यों कर रही है? अरे मालकिन, छोटी मालकिन बहुत प्यारी है, मुझे करने ही नहीं दे रही थी तो एक चम्मच खुद ही साफ करने लग गई आइसक्रीम खाने के लिए मालकिन। हाँ हाँ माँ जी। घर का सारा काम करने से अर्पिता का बदन दर्द होने लगता है। तब डाइनिंग टेबल पर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुम तो घर का कोई काम भी नहीं करती हो, तो इतनी परेशान कैसे हो? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का कोई काम नहीं करती, बस गलत करवट लेने से बदन दर्द है। अच्छा, कल बहू हम सब शिव मंदिर जाएंगे, तुम भी चलना। तभी बिरजू ना करने का इशारा करता और अर्पिता मना कर देती। अगले दिन घर के सभी लोग शिव मंदिर चले जाते हैं। तब सारे नौकर उससे घर की धुलाई करवाते हैं और खुद बैठकर ताश के पत्ते खेलते हैं और जरा सा खाना खराब होने पर उसे धक्का मार देते हैं। उसी वक्त घर के सभी लोग आकर वो सब देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? और ये बहू क्यों कर रही है घर के काम? अच्छा, तो ये वजह थी मेरी बहू के बुझे हुए चेहरे की। इन्हें तो नहीं माँ जी, थोड़ी देर शांत रहिए ताकि उनके खिलाफ मैं वीडियो बनाकर पुलिस वालों को दिखा सकूं। बहुत टॉर्चर किया है इन्होंने जेठानी जी को, इसीलिए वो आजकल हमारे पास बैठती नहीं थी, ना बात करती थी। तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता क्या नौकरानी होकर भी? जाओ दोबारा से हम सबके लिए शरबत बना कर लाओ, वरना तुम्हारे परिवार वालों को जहर देने में वक्त नहीं लगेगा। मैं सब काम करूंगी, तुम लोग ऐसा कुछ मत करना मेरे ससुराल वालों के साथ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत समय बाद मुझे एक परिवार का एहसास हुआ है। अर्पिता रसोई में जा रही थी कि घर वाले आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बहू नहीं करेगी अब कोई भी काम, फिर भी मेरी बहू को काम करना पड़ा, और वो भी तुम जैसे नौकरों की वजह से। और क्या कहा मेरी बहू को? नौकरानी बोल रहे थे। अब बताती हूँ तुम लोगों को। बताना तो पड़ेगा ही, इन्होंने हमारा नमक खाकर हमारे साथ नमक हरामी जो की है। अनिकेत, ध्रुव, गोपाल, दरवाजा बंद कर दो, पुलिस आती ही होगी, ये भाग न पाए। नहीं नहीं माँ जी, ये लोग बहुत बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी कर देंगे, आप इनसे दूर रहो। बहू, ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी एक एक करतूत रिकॉर्ड हो गई है। तभी ध्रुव बिरजू को थप्पड़ मारता है। इस घर के नौकर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन से ये सब काम करवाने की? बोलो। साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, और ये नौकरानी ही तो है, आप लोग नहीं जानते इसकी सच्चाई। ये दूसरे के घरों में यही सब काम करती थी नौकरानी का। तभी एक चाटा सांस मारती है। बोला ना मेरी बहू अब काम नहीं करेगी, फिर भी तुम्हारी जरूरत हुई। क्या लगा था इसका कोई नहीं है इसे प्यार करने वाला? तभी पुलिस आ जाती है और चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। साथ ही वीडियो का सबूत देखकर उन पर कड़ा केस दर्ज होता है। इसके बाद ससुराल वाले अर्पिता को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए नए नौकर चाकर बुलवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब बहू को कोई भी काम नहीं करना पड़ता और वो आराम की जिंदगी जीती है। हम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हमारी झोपड़ी जल रही है, जल्दी से आग को बुझाइए। हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है, अब इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। संभालिए आप लोग अपने आप को। वो तो भगवान का शुक्र है कि इस वक्त आप लोग अपने घर में नहीं थे, वरना आप लोगों के साथ इससे बड़ा हादसा हो सकता था।
अब कहाँ रहेंगे? ये घर ही तो हमें लोगों का इकलौता सहारा था सर छुपाने का। इस गर्मी ने हमसे आज हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम लोग सब संभालो अपने आप को, होने को कोई नहीं रोक सकता। तुम पांचों मेरे साथ चलो। पड़ोसन प्राची पांचों बहुओं को अपने घर लेकर आती है। ये लो पानी पी लो और जो हुआ उसे भूल जाओ। जितना याद करोगी उतना ही दुख होगा। कैसे भूल जाएं प्राची? उस घर के अलावा हमारे पास और क्या ही था? गर्मी में जैसे तैसे करके हम उस झोपड़ी में अपना गुजारा तो चला ही रहे थे ना। सर छुपाने के लिए एक वही तो सहारा था, लेकिन वो भी भगवान ने हमसे छीन लिया। मुझे तो इस गर्मी के मौसम से नफरत सी हो गई है। ये पहली बार नहीं था कि हमारे गांव में गर्मी की वजह से किसी की झोपड़ी जली है। पिछले हफ्ते सरला की भी झोपड़ी जली थी और उससे 2 दिन पहले कुछ और लोगों की गर्मी के चलते गांव में जो जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उन सबको ही काफी खतरा है। इस गर्मी में एक घर पक्का होना बहुत जरूरी है। तुम लोग चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हो, जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता। पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गरीबी और गर्मी में ही सही, लेकिन जैसे तैसे कर इन सबका गुजारा चल रहा था। लेकिन आज भीषण गर्मी के चलते इन गरीब की झोपड़ी में आग लग जाती है और सिर छुपाने का एकमात्र सहारा भी इनसे छिन जाता है। कुछ दिनों तक अपनी पड़ोसन प्राची के घर में रहने के बाद अब पांचों बहुएं और उनके पति पास के ही जंगल में पेड़ की छाया के नीचे एक तिरपाल बांध देते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मेरे ख्याल से अब हम पांचों भाइयों को शहर जाकर कहीं नौकरी तलाश करनी चाहिए। लकड़ियों को बेच बेच कर तो हम लोग एक पक्का घर नहीं बनवा सकते। तभी हमें इस गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। तुम पांचों अपना ख्याल रखना। जितनी जल्दी हो सके हम लोग शहर से वापस लौटेंगे। पांचों भाई अपनी अपनी किस्मत आजमाने शहर चले जाते हैं, तो वहीं उनकी पत्नियां जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना 2 वक्त का गुजारा चलाती हैं। गर्मी से ही सुबह नाश्ता किया नहीं और अब काम करते हुए मुझे भूख लग रही है। मैं जानती थी, इसलिए आते हुए मैंने 2 रोटियां रख ली थी। चलो सब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेते हैं। पांचों बहुएं पेड़ की छांव में रोटी खा रही होती हैं कि तभी एक गिलहरी उनके पास आती है, जिसे देख लक्षिता उसे रोटी का टुकड़ा देती है, जिसे पकड़कर वो गिलहरी आगे भाग जाती है और थोड़ी देर बाद से दोबारा रोटी लेने के लिए आती है। लगता है ये अपने बच्चों के लिए थोड़ी रोटी ले जा रही है। कितने प्यारे हैं ना। ये लो, थोड़ी और ले लो। उस गिलहरी ने 4 से 5 चक्कर लगा दिए थे। हर बार वो बस रोटी लेकर जा रही थी, जिसे देख आखिरकार ये गिलहरी बार बार रोटी लेकर कहाँ जा रही है? चलो उसका पीछा करते हैं। चलो चलते हैं। कोमल लक्षिता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें पानी की आवाज आने लगती है। ये पानी की आवाज मुझे ही आ रही है या तुम्हें भी आ रही है? आ तो मुझे भी रही है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ यहाँ आसपास तो कोई नदी, झरना, तालाब वगैरह है नहीं। सही कह रही हो तुम, पर ये आवाज फिर कहाँ से आ रही है? कोमल और लक्षिता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है, जिसे देख दोनों हैरान हो रही होती हैं। तभी लक्षिता की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है, जिसकी जड़ों के अंदर से बार बार वही गिलहरी अंदर बाहर आना जाना कर रही थी, जिसे देख लक्षिता जब उस पेड़ के पास जाती है। ये गिलहरी तो बार बार इस पेड़ की जड़ के अंदर रोटी लेकर जा रही थी। यहाँ तो इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कोमल, इधर तो आना। हाँ बोलो लक्षिता, क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि गिलहरियाँ पेड़ पर रहती हैं, लेकिन जरा इस गिलहरी को तो देखो, कैसे पेड़ की जड़ों के अंदर रह रही है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। हाँ, अरे यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, ऊपर से ये नदी भी है, इसलिए यहाँ इतनी ज्यादा ठंडक है। और गर्मी से बचने के लिए तभी ये गिलहरियाँ इन पेड़ों की जड़ों में ठंडक में रह रही हैं। हम इंसानों से ज्यादा समझदार तो ये जानवर होते हैं। चलो बाकी को भी यहाँ लेकर आते हैं। कोमल लक्षिता बाकी बहू को भी बुलाकर ले आती है और अब वो सब भी ये नज़ारा देख काफी खुश होती हैं। यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। लक्षिता, तुमने सही कहा था, हमसे समझदार तो गिलहरियाँ हैं। ये गिलहरियाँ इन जड़ों में घर बनाकर इतनी गर्मी में भी कितने सुकून से रह रही हैं। काश हम भी इनकी तरह ही रह पाते। इसमें काश कहाँ से आया? हम लोग भी यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें काफी ज्यादा बड़ी हैं, और हमें कौन सा यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जब तक हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम गाँव में गर्मी से बचने के लिए पक्का मकान बनवा लें, तब तक तो हम यहाँ रह ही सकते हैं। वैसे लक्षिता की बात में दम तो है। यहाँ की पेड़ों की जड़ काफी बड़ी है, बस थोड़ी सी मेहनत और साफ सफाई की जरूरत है। बाद में हम यहाँ रह सकते हैं, और सामने ही एक नदी भी है, तो हमें तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन कुल्हाड़ियों की मदद से पहले ये बहुएं इन पेड़ों को काटा करती थी, अब उन्हीं कुल्हाड़ियों की मदद से जड़ों को खोदती हैं और हर एक पेड़ की जड़ के अंदर एक इंसान के रहने लायक अच्छी खासी जगह बना लेती हैं।
इतनी जगह तो काफी है एक इंसान के सोने बैठने के लिए, बस थोड़ी साफ सफाई की और जरूरत है। हाँ चलो अब जल्दी से साफ सफाई करके अंदर एक चादर बिछा देते हैं और यहीं पास में ही एक चूल्हा भी बना लेते हैं। पांचों बहुएं उन पेड़ों की जड़ों को अच्छे से सफाई करने के बाद अपना थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान उनकी जड़ों के अंदर रख देती हैं और नदी के पास चूल्हे पर खाना बनाकर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर सभी बहुएं खूब मज़े करती हैं और नदी के पानी में भी खुलकर नहाती हैं। गांव की नदी के अंदर ही तो हम लोग खुलकर यहाँ भी नहीं पाते थे। पानी कितना ज्यादा गर्म रहता था धूप की वजह से उस नदी का, लेकिन यहाँ देखो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का पानी हो। मैं तो काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अब आराम से ठंडी ठंडी पेड़ों की जड़ों में सोना चाहती हूँ। नदी के पास उन पेड़ों की जड़ों में पांचों बहुओं ने अपना काफी अच्छा गुजारा कर लिया था। जहाँ पहले वो गर्मी से 2 पल की नींद नहीं ले पाती थी, तो वहीं अब वो घंटों तक सुकून से सोती थी। सामने नदी होने की वजह से उन्हें पानी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोई बहू नदी के किनारे बर्तन धो रही थी तो कोई कपड़े, सभी बातें करते हुए काम कर रही होती हैं कि तभी निधि की नजर जंगल के उस पार से उठ रहे धुएं पर पड़ती है। अरे वो देखो, लगता है जंगल के उस पार गांव में कहीं आग लग गई है। कितना ज्यादा धुआं उठ रहा है। लगता है आज फिर किसी गरीब की झोपड़ी जल गई इस गर्मी में। न जाने कौन होगा वो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं किसी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। चलो चलकर देखते हैं। पांचों बहुएं जब गांव में जाती हैं तो देखती हैं कि किसी और की नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाली प्राची, जिसने उन लोगों को अपने घर में सहारा दिया था, उसकी झोपड़ी आज भीषण आग में जल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का क्या होगा? इस गर्मी के मौसम ने कई गरीबों का घर उजाड़ा था। ये देख पांचों बहू को काफी दुख होता है और अब वो ज्यादा देरी न करते हुए उन सभी लोगों को उस नदी के पास लेकर आती हैं जिनका इस भीषण गर्मी में घर छिन गया था। नदी के पास इतना ठंडक भरा एहसास और साथ ही उन पांचों बहुओं को उन पेड़ों की जड़ों में रहता देख सभी काफी हैरान होते हैं। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, पेड़ों की जड़ों के अंदर ही अपना घर बना दिया और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम भी है। सच में यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि यहीं कहीं झोपड़ी बनाकर रह लूं। आप लोगों को यहाँ झोपड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें अंदर से काफी ज्यादा बड़ी हैं और आप लोग ज्यादा भी नहीं हैं, तो आराम से उन पेड़ों की जड़ों के अंदर रह सकते हैं। अब जब तक हम लोग गाँव में अपना पक्का घर नहीं बनवा लेते, ये पेड़ की जड़ ही तो हम सबका घर है। यहाँ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सामने ही नदी है। जो काम गांव में करने में आप लोगों को परेशानी होती थी, वो काम अब यहाँ आसानी से कर सकते हैं। आम इंसानों के लिए ये जगह सिर्फ नदी और पेड़ों से भरी थी, लेकिन इन गांव के लोगों के लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सभी लोग अपना अपना पेड़ चुनकर उनकी जड़ों की अच्छे से खुदाई करके वहां रहने का आसरा बना लेते हैं। तो वहीं जब गांव में सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, तो वहीं उन सबको नदी का ठंडा और भरपूर पानी नसीब हो रहा था। मुझे तो लगा कि इन बूढ़ी आंखों को अपने जीवन के आखिरी समय में कभी ऐसा ठंडक भरा मौसम और पानी देखने को नहीं मिलेगा। ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जीते जी मैंने स्वर्ग देख लिया। ये तो इन पांचों बहुओं का कमाल है। अगर ये न होती तो अभी भी हम सब गांव में गर्मी में ही जल रहे होते। धीरे धीरे करके गांव के कई सारे लोग नदी किनारे उन पेड़ों की जड़ों में अपना अपना घर बसा लेते हैं। कुछ समय में पांचों बहुओं के पति शहर में पैसे कमाकर गांव में अपना एक पक्का घर बनवा लेते हैं और जब भी गांव में भीषण गर्मी पड़ती तो सभी गांव वाले इसी नदी किनारे आकर अपने जड़ों में बसाए हुए घरों में रहते हैं। तो वहीं जब गर्मी खत्म हो जाती है तो सब अपने गांव में बने हुए घरों में रहते हैं।